सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो अभी तक इस वीडियो में दिखे हैं वो आप इससे पहले 2 वीडियोस हैं हमारी। फर्स्ट में इसका इंट्रो पार्ट था और फर्स्ट में इंट्रो पार्ट था, देन सेकंड में हमने इसको स्टार्ट किया था, थर्ड में ये हमारी वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर जिन्होंने देखा नहीं हो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सो स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिसिंग मार्जिनलिटी। लॉ ऑफ यूनिसिंग मार्जिनलिटी क्या है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट द लॉ दैट एडिशनल बेनिफिट मार्जिनलिटी which a person derives from a given increase in the stock of thing diminishes with the every increase in the stock that he already has. As a consumer take more units of an item, the extra satisfaction marginality that is derived from an extra unit decline with the increase in the consumption of that item. बट आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे ये तो देखो ये है मार्जिनलिटी और टोटलिटी। लॉ ऑफ यूनिसिंग मार्जिनलिटी में यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यूनिट 0 1 2 3 4 5 6 7 6 तक हमने एक कोई चीज को कंज्यूम किया। एक एग्जांपल मैंगो हमने कंज्यूम किया, मैंगोस हमने कंज्यूम किया, ये हमारी टोटल यूटिलिटी है, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। जब हमने 0 यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किया था, 0 मैंगो कंज्यूम किया तो 0 साइड टीयू डीयू एमयू मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही हमने एक यूनिट किए हमको बहुत अच्छा लगा 30 यूनिट का, तो मार्जिनल यूटिलिटी इस समय 30 थी। सेकंड हम फर्स्ट यूनिट पे जब हम सेकंड यूनिट का है तो हमको और सेटिस्फेक्शन, जैसे हम पहला एक काम करते हैं अच्छा लगता है, दूसरा और खाते हैं और अच्छा लगता है, तो यही केस है। दूसरे में हमको 55 यूनिट टोटल यूटिलिटी आई, फिर इसका हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हमें कैलकुलेट किया 30। ठीक है, तीसरी यूनिट कंज्यूम की मैंगो के 100 आ गया, मतलब एकदम अच्छा लगा, मतलब 3 खा लिए बहुत एकदम मैक्सिमम आ गया। फिर 45 हमने इतना हमने चेंज किया 45। जैसे ही फोर्थ यूनिट पे आए तो जितना हमने अब जैसे नहीं होता है कि एक आम खाए अच्छा लगा, दूसरा खाए और अच्छा लगा, तीसरा खाए ठीक है और मतलब मन भरने लगता है, तो वो केस आ जाता है। और फोर्थ है एकदम एक्सट्रीम केस, अब इससे एक भी ज्यादा खाएंगे तो हमको हमारी यूटिलिटी ऑफ डिमिनिश हो जाएगी, नेगेटिव होने लगेगी, हमको खराब लगने लगेगा, उल्टी होने लगेगी, ऐसा होता है ना, वॉमिटिंग होने लगती है। तो इसी को कहते हैं, जैसे हमने एक मैंगो वाले केस में बताते हैं, क्या कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, तो मैंगो अगर मैंगो की बात देते हैं तो जैसे इसने एक खाया इसको अच्छा लगा 30 मिला, 2 खाया 55 आया, 3 खाया तो 100 पे आया,
4 खाया तो कोई भी चीज हम लोग 100 ठीक था, चलो खा लिया। पर अब 5वां जैसे ही खाएगा तो या तो बहुत अब उसको गंदा लगने लगेगा, या तो वॉमिटिंग हो जाएगी, या उसके पेट में दिक्कत होने लगेगी, कुछ भी होने लगेगा। तो ये चीज है। तो 5th पॉइंट पे आके जैसे ही वो 5th एक और कंज्यूम किया 4th के बाद, तो वो नेगेटिव आने लगा, उसका टोटल यूटिलिटी भी नेगेटिव होने लगी। और 6th पे आया तो और नेगेटिव होने लगी। देखो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, नेट चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। सो फर्स्ट में इसने 30 मार्जिनल यूटिलिटी कमाया कर लिया, सेकंड में 25 जो चेंज होता है, कितना चेंज था 5 2 25 यहाँ चेंज किया, फिर यहाँ 45, फिर यहाँ 0, यहाँ कुछ नहीं चेंज हुआ। प्रोडक्ट यूनिट तो चेंज किया ना, 4th से 5th पे आया यूनिट चेंज हुई, पर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ कोई चेंज हुआ 5th यूनिट पे, 4th यूनिट पे कोई चेंज नहीं किया। जैसे ही वो 5th पे आया तो उसकी जो यूटिलिटी थी अब नेगेटिव होने लगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहती है कि किसी एक कमोडिटी को अगर हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते रहें तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी जो हमको यूटिलिटी जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो स्लोली स्टार्ट डिमिनिशिंग करने लगता है। जैसे स्टार्टिंग में पहले हमको बहुत अच्छा लगेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर हम एक ऐसे स्टेज पहुंच जाएंगे अब यहाँ से हमारे को एकदम मतलब स्ट्रिंग लेवल अब इससे ज्यादा अच्छा नहीं लग सकता। अब जैसे ही अब और भी खाने को कोई प्रेशर करेगा तो खा के अब हमको अच्छा नहीं लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगी समथिंग, तो ऐसे मतलब ऐसे होने लगेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही है, हम ग्राफ जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो ये आपको समझाएंगे टोटल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेनेशन भी हमने इसी में कर दिया, ठीक है। और अब आते हैं एग्जांपल भी यही था, एग्जांपल जो हमारा था इसमें आपके नोट्स में जो दिया है वो 9th यूनिट तक है, मैंने आपको 6th यूनिट तक में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यही था कि जितना यूनिट हम कंज्यूम करते रहेंगे एक कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का जितना हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएगी, ठीक है। अब हम इसके ग्राफ पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ग्राफ पॉइंट पे हम दोनों का टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का ग्राफ अलग अलग बनाएंगे, जिससे दोनों को एक्सप्लेन करने के इजी है। और एक फिर थर्ड पॉइंट में मैं दोनों को रिलेशनशिप आपको दिखा दूंगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, टीयू एंड एमयू के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो गाइस फर्स्ट हम आते हैं टीयू की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टोटल यूटिलिटी में हमारा ग्राफ कैसा बनता है, देखो लाइन थोड़ी सीधी लीजिए, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो फर्स्ट टीयू में क्या होता है, टोटल यूटिलिटी में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा ओरिजिन है। पहला जो एग्जांपल हमने दिया था आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, पीछे आप जाइए वहां देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टोटल यूटिलिटी जो आपके यूनिट ऑफ शेड्यूल दिया हुआ है गिवन शेड्यूल में है एग्जांपल में, आप उसमें देखिए आपका टोटल यूटिलिटी 0 था, देन 30 आया, देन 55 आया, देन 75, then 90, then 100, then 105, then 100, then 90। तो ये हमारा यहाँ हमारा वो आता है, यहाँ हमारा यूनिट कंज्यूम होता है। हमेशा एक्स एक्सिस पे हम यूनिट कंज्यूम दिखाते हैं और यहाँ हमारा टोटल यूटिलिटी दिखाया जाता है, ठीक है। तो हम इसको मैंने जो एग्जांपल दिया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 0 जाता 1 2 3 4 5 एंड देन 6, यहाँ था 30, then it's I think 55 and then 100 and then 100 मैक्सिमम था, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा जब 0 यूनिट था 0 पे रहते थे, जैसे ही फर्स्ट आए तो हमारा ये 30 आ गया, तो ये ऐसे गया 30
ठीक है। जैसे ही सेकंड पे आए हम 55 तक पहुंच गए। तो ये हम अपने ग्राफ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया था मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने बुक में देखिए, वो भी सेम ऐसे मैं अभी ऐसे एक्सप्लेनेशन लिए बना रहा हूँ, ठीक है। थर्ड यूनिट पे हम इस लेवल पे पहुंच गए, ठीक है। फोर्थ यूनिट पे भी हम इसी लेवल पे थे, ठीक है। क्योंकि हमारा जब हम फोर्थ यूनिट पे तो आपने वीडियो में जो दिखा था 100 यूनिट था, उसके बाद हम लास्ट जो 100 यूनिट था फिफ्थ यूनिट पे फोर्थ यूनिट पे भी हम 100 यूनिट पे थे और फिर वहां से हम डिमिनिश करने लगे थे। देन यहाँ से हमारा फिफ्थ यूनिट पे हम आए थे तो ये 80 के 90 था, ठीक है। एंड देन सिक्स वाले पे ये 80 पे आ गया था। तो मैं अपने ग्राफ के हिसाब से बना रहा हूँ। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है और यहाँ से ये डिमिनिश करने लगेगा। ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाया, ठीक है। पर जो आपके बुक में है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये मैंने अपने एग्जांपल के सेट पे बनाया है तो ये उतना क्लियर नहीं बनेगा क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड पर कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड पे स्केल नहीं और प्रॉपर मैप नहीं है, तो इसकी वजह से ग्राफ नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा सही नहीं बनेगा। हम रफली आपके एग्जांपल के हिसाब से बताते हैं। जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, ये पॉइंट्स आप अपने कॉपी पे ड्रॉ करके आप उस पॉइंट पे बना सकते हैं। पर हम नॉर्मली जो उसका शेप होता है मैं वो आपको शेप समझा देता हूँ। जो टीयू का शेप होता है ये ऐसे होता है और जो ये पॉइंट होती है ये मैक्सिमम पॉइंट होती है टीयू की, यहाँ से वो डिमिनिश करने लगता है। और ये जो यूनिट होती है मान के चलो इसमें दे रखा है 7th यूनिट, ये मान लो 7th यूनिट है और यहाँ आपके बुक के हिसाब से आपके जो नोट्स है इसमें 105 पॉइंट पे ये मैक्सिमम में पहुंच गया है यहाँ और यहाँ से ये टीयू डिमिनिश होने लगा। तो ये था हमारा टोटल का कर्व। इसमें टोटल का कर्व था, ये स्टार्टिंग में तो पॉजिटिवली स्लो डाउन होता है एंड देन नेगेटिव हो जाता है, यहाँ से डिमिनिश करने लगता है, उसकी वैल्यू कम होने लगती है, तो ये नेगेटिव हो गया। और फिर आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल यूटिलिटी जो टोटल यूटिलिटी के बगल में जो शेड्यूल दिया था उसी के बेसिस पे बनेगा। मैं डायरेक्ट आपको इसका शेप बता देता हूँ कि इसका शेप कैसा होता है। इसका शेप कुछ ऐसे होता है। ये mu है, क्या mu ये नेगेटिव होता है तो इसके लॉग ये स्टार्टिंग से ही डिमिनिश होता है, नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड होता है। ये तो पॉजिटिव स्लोप डाउन था, ठीक है, एंड देन जाके नेगेटिव होना टीयू, पर ये पॉजिटिव था, ठीक है। अब देखो हम इसके बाद ये इसके बाद जो पॉइंट आएगा इसके में आपको हम इसकी रिलेशनशिप समझाएंगे, ठीक है। फर्स्ट अभी समझो क्या हो रहा है इसमें। ग्राफ तो बना दिया हमने, ठीक है। पहले आप इसका वो देखिए क्या कहते हैं नोट्स में जो इसका शेड्यूल दिया हुआ है वो आप उसमें शेड्यूल में आप उसका शेड्यूल देखिए। शेड्यूल में आप पहले देख रहे हैं कि जब ये 0 था तो 0 में कोई साइड कोई यूनिट नहीं थी, तो 0 में ये भी 0 था। तो अगर हम इससे स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत दूर तक जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ से दिखाते हैं। तो 0 तक जैसे ही हमने फर्स्ट यूनिट पे आया तो इसकी मार्जिनलिटी 30 थी, मैक्सिमम यहाँ 30, ठीक है। फिर जैसे ही हम सेकंड यूनिट पे आए ये कम होने लगी, 25 पे आ गए यहाँ, देन 20 आई, देन 15, देन 10,
मतलब कम होती है, और फिर एक कैटा टाइम आए ये जीरो हो गई। जीरो मतलब यहाँ तो ये जीरो थी, पर यहाँ जीरो मतलब ये स्टार्टिंग जीरो था, और फिर ये यहाँ एक्स एक्सिस पे आके जीरो हो गया, मतलब यहाँ मार्जिनलिटी अब कुछ नहीं है। यहाँ कंज्यूमर को अब इसके आगे खाना ही नहीं, यहाँ उसके मैक्सिमम कोई इसको मतलब अच्छा एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये उसकी मैक्सिमम फॉर्म थी। अब जैसे ही उसने एक और यूनिट खाया तो इसकी मार्जिनलिटी एकदम डिक्रीज हो गई, यहाँ ये कम होने लगेगा, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये मार्जिनलिटी का कर्व था। अब हम इसका टीयू का रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं, टीयू एंड एमयू का रिलेशनशिप। हम डायग्राम थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि इतना सफिशिएंट ब्लैक बुक नहीं है हमारे पास, तो ब्लैक बुक डायग्राम हमारा थोड़ा छोटा रहेगा जिसमें हमको टीयू और एमयू बोथ को दिखाना है। तो इसके लिए ठीक है, पहले ऊपर एमयू का कर्व बना लेते हैं, नीचे टीयू, ठीक है। यहाँ यूनिट, यहाँ भी यूनिट। एमयू का कर्व कैसा रहता था, ये, ठीक है। और इसका कर्व कैसा रहता था टोटल यूटिलिटी का, अगर हम इसका आपके नोट्स के हिसाब से ये 7 यूनिट है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, दोनों का कर्व एक साथ पड़ रहे हैं टोटल रेवेन्यू में। जब हमारा टीयू स्टार्ट करा था, टीयू जब पॉजिटिव बढ़ रहा था, ये भी नेगेटिव हो रहा था। टीयू बढ़ के जब अपने मैक्सिमम पर पहुंचा, मैक्सिमम पॉइंट, अब यहाँ से वो अपना कर्व चेंज करेगा। यहाँ पहले पॉजिटिवली स्लोप डाउनवर्ड था, अब ये यहाँ से नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव में बदलेगा। तो अब ये इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम था, तो अब यहाँ से ये अब डिमिनिश होना स्टार्ट हुआ, डिमिनिश गिर रहा है। अब इसकी वैल्यू मतलब जो सेटिस्फेक्शन था कम हो रहा है, तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन था। एक और पॉइंट नोट करो, 7th यूनिट पे हमारा ये मैक्सिमम पे है टीयू, पर एमयू जीरो हो गया। जीरो का मतलब अब ये हमारा मार्जिनल यूनिट जो है वो एकदम जीरो है। यहाँ से अब एक भी यूनिट अगर ये कंज्यूम करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा मार्जिनल यूनिट, और टोटल यूनिट डिमिनिश करना स्टार्ट कर जाएगा। तो अब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड देखो पहले क्या हो रहा है, पॉजिटिव एमयू और टीयू में ये जो हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन, ये वर्टिकल लाइन खींची है मैंने, उसके लेफ्ट साइड का आ रहा है ये देखो, इस टीयू में पॉजिटिवली स्लोप डाउनवर्ड्स है, यहाँ ये नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड है। एट द पॉइंट ऑफ इस लाइन, इसके 3 स्टेज में समझा रहा हूँ, 3 पार्ट में। इस लाइन में क्या हो रहा है, ये लाइन पे ये मैक्सिमम पहुंच जा रहा है और ये जीरो हो जा रहा है, और जैसे ही हम राइट साइड फॉरवर्ड करते हैं तो ये डिमिनिश होने जा रहा है और ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अब इसको यूनिट में समझते हैं। जब हम 7 यूनिट से कम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम पॉजिटिवली स्लोप डाउनवर्ड है, पॉजिटिवली स्लोप डाउनवर्ड टीयू में है, और मार्जिनल यूटिलिटी में नेगेटिव है, नेगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड पर पॉजिटिव है। जैसे ही हम 7th यूनिट कंज्यूम करते हैं हम टीयू मैक्सिमम हो जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, और जैसे ही हम 7 यूनिट से बियॉन्ड मतलब आगे होता है, जैसे ही हम उसके आगे कंज्यूम करते हैं ये नेगेटिव होने लगती है और ये डिमिनिश होने लगती है, पर रिमेन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये जीरो के नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं हो रही है, ये घट तो रहा है, ठीक है, डिमिनिश हो रहा है पर नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये डिमिनिश के साथ साथ नेगेटिव हो रहा है। तो ये था हमारा टीआर का और टीयू का और एमयू का रिलेशनशिप। चलिए आपका पॉइंट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, मतलब स्टार्टिंग में ये इस इंक्रीज तो हो रहा है पर गिरते रेट की जो रेट होती है ना वो डिमिनिशिंग होती है। जैसे कोई चीज बढ़ता है वो डबल्स होता है, जैसे 2 है तो बढ़ के 4 हो गया तो ये मतलब बढ़ रहा है, और 4 8 हो रहा है, 10 हो गया तो मतलब दुगुना बढ़ रहा है। जैसे 2 2 जा 4,
4 to the 8 प्लस और 2 बढ़ा है 10 हुआ है ना। पर अगर यही 2 to 4 हुआ, 4 की जगह 3 हुआ, तो ये बढ़ा तो 1 यूनिट बढ़ा ना, पर इसका जो रेट है वो कम हो रहा है जो और ये जैसे ये 3 to the 6 होता है, ये 4 हो गया। पर यहाँ से इतने नंबर तो बढ़े, पर जो इसका रेट बढ़ने का है वो डिमिनिशिंग है, कम है। तो इसी चीज को कहते हैं रेट जो है वो कम है। तो इसमें जो डिमिनिश हो रहा है वो उसका जो रेट है वो डिमिनिशिंग रेट है, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, इसमें हम कहते हैं इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेड एट डिक्रीजिंग रेट। फिर क्या आता है, वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी इज जहां टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब अब ये यहां से अब यहां तो इंक्रीज हो रही थी, पर जैसे ही डिक्रीज होना स्टार्ट की ये नेगेटिव हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, MU गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड मे बिकम नेगेटिव बियॉन्ड द सर्टेन लेवल ऑफ कंजेशन। MU जो है वो डिक्रीज भी हो जाएगा और मे बिकम नेगेटिव, डिक्रीज भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो जाएगा, ये बोल रहा है। MU कर्व स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो ये लेफ्ट होता है और ये राइट है, तो ये डिमिनिशिंग है, तो डिमिनिशिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां से नीचे जा रहा है। तो ये स्लोप बता रहा है कि इसका स्लोप कैसा होता है। MU कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, मैंने पहले ही बताया था। तो ये हमारा T1 का MU का और TU का रिलेशनशिप था, ये हो गया। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हैज द फॉलोइंग एप्लीकेशन। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड एज प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड गोज डाउन। अब देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हैज द फॉलोइंग एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन क्या है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड से इसको रिलेट किया गया है, ये पॉइंट इसके में हम समझा दे रहे हैं जब क्योंकि आपके नोट्स में दिया हुआ है। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब भी प्राइस इंक्रीज करता है तो किसी प्रोडक्ट का डिमांड तुरंत डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन। जैसे ही प्राइस बढ़ता है डिमांड का, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल को अगर हमको इसको एक्सप्लेन करना हो तो आप इस पे जाइए। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल में आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, हमारा जैसे ये जो पॉइंट है वो लॉ ऑफ डिमांड का पॉइंट है। अब इसमें दिया हुआ है तो मैं आपको समझा देना ठीक रहेगा, तो फिर आप परेशान नहीं कि ये पॉइंट क्या है। ये यूनिट्स, ये टोटल यूटिलिटी, यहाँ px ले लो, सही, px मतलब प्राइस ऑफ गुड्स, ये TU, ये MU। ठीक है, ठीक है, ये MU और T। ठीक है, ये दोनों मेन है यहाँ। जैसे ये 1 यूनिट 0 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्राइस हम फिक्स कर देते हैं 10 रुपीज। सो गाइस, हमने अभी ये शेड्यूल बनाया है। इस शेड्यूल देखो, जो फर्स्ट पॉइंट था मैं उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन को डिमांड लॉ ऑफ डिमांड से कंपेयर कर रहा था। उसको जोड़ते हुए देखते हैं कैसे क्या करते हैं, इसमें कंपेयर कर रहा था। जैसे हमने 0 1 2 3 जो हमारे यूनिट्स हैं, ये प्राइस ऑफ गुड टैक्स है, जहाँ लॉ ऑफ डिमांड आता है वहाँ प्राइस आ जाता है, और यूटिलिटी में भी प्राइस आता है, वो फर्दर है। तो
इसीलिए ये आगे का पॉइंट था, पर इसमें पॉइंट के हिसाब से समझाना पड़ रहा है, तो हम आपको यही समझाते थे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, ये प्राइस है, प्राइस ऑफ गुड एक्स, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, इसमें टोटल यूटिलिटी नहीं आता है। देखो 0 यूनिट पे हमारा प्राइस तो हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। 30 में मार्जिनल यूटिलिटी इसको गेन हुआ, जैसे यहाँ हम 0 से ले लेते हैं 30 0, ठीक है। 0 पे 0 ही रहेगा। जैसे ही अपने एक यूनिट पे आए 25 मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे ही 2 पे आए 20 मार्जिनल कम होता है, ठीक है। तीसरा 15, जैसे ही 4th यूनिट पे आए 10 पे आ गए। सबसे बड़ी बात देखो, हमने जो स्टार्टिंग में तुमसे कहा था, तो आप लोग से कहा था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड और प्राइस ऑफ द गुड इक्वल होता है तब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जो कंज्यूमर हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब होगा जब उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स या कोई भी गुड्स ऑफ इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है। ये जब होता है तब होता है। पहले में समझते हैं, तो ये सिचुएशन तो फुलफिल हो रही है एट पॉइंट ऑफ 4th यूनिट हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जा रहा है। तो अब इस चीज से हम इसमें ये लॉ ऑफ डिमांड भी समझना है। तो अब देखो समझते हैं कैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। जैसे ही प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाता है, और जैसे ही प्राइस घटती है डिमांड बढ़ जाता है। तो हम इस केस में डिमांड थोड़ा बढ़ाते हैं, प्राइस को कम करते हैं। जैसे ही हमारा ये प्राइस 10 है, पर जैसे ही हम प्राइस को 8 करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी कम होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमने प्राइस चेंज कर दिया 8, तो कंज्यूमर हमेशा रेशनल कंज्यूमर इज वन हु ऑलवेज वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। जितना भी वो पैसा देता है वो उतना सेटिस्फेक्शन उतना लेना चाहेगा, वही रेशनल कंज्यूमर होता है। तो जो भी रेशनल कंज्यूमर होगा वो ये सिचुएशन को हमेशा फुलफिल करना चाहेगा, जितनी भी सेटिस्फेक्शन है उसको अपने प्राइस से इक्वल करना चाहेगा। तो ये सिचुएशन जैसे ही प्राइस कम हुई तो सब इसको करना चाहेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी कब डिमिनिश होती है, तो ये जैसे ही 8 हुआ तो इसको भी 8 पे आना चाहिए ना, तभी ना ये वाली केस हमारे यहाँ 5th यूनिट ऑफ लेवल पे हमारा इस सेटिस्फाइड होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक और यूनिट कंज्यूम करना पड़ेगा, एक और यूनिट के लिए हमको परचेजिंग भी करना पड़ेगा। तो हमारा यूनिट कंज्यूम यहाँ बढ़ रहा है ना, हमने यहाँ 4 किया और अब यहाँ हमको 5 करना पड़ा, तो ये यूनिट कंज्यूम था। इसी से लॉ ऑफ डिमांड की जैसे ही प्राइस हमने कम किया तो पहले 4 हम कंज्यूम कर रहे थे, पहले प्राइस तो 8 हो गया तो हमको 5 करना पड़ा था, हमारा डिमांड यहाँ बढ़ गया, कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम हो गया। तो ये पॉइंट आगे का था, चलो हमने इसमें कवर कर लिया। अब इसके आगे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन इंडिकेट द प्राइस एंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम विद द प्राइस एमएक्स इज, हाँ देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब इसका मार्जिनल गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स। ये सिंगल कमोडिटी में होता है, डोंट वरी, इसको हम आगे समझाएंगे। अभी ये बस सिग्निफिकेंस है, छोटा छोटा पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वी यूज टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। इसी में हम कंज्यूमर सरप्लस को भी समझते हैं। एंड देन प्राइस एंड एमयू मूव टुगेदर अप एंड डाउन, इफ द प्राइस चेंज इट्स एमयू विल बी आल्सो चेंज कॉरस्पॉन्डिंगली। जैसे ही हमारा प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वली चलता है, जितना प्राइस चेंज होगा उसके हिसाब से भी मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होता रहेगा। और एमयू वेरीज इनवर्सली with the supply, there is a negative relationship between the supply और the marginal utility। जैसे इसमें इनवर्स था तो इसमें इनवर्सली भी इसमें भी होगा। if the supply and the of a commodity is greater the mu will be less, ठीक है। और vice versa, this means that the item which are evidence have low mu of a good increase and the quantity of the complementary goods with the consumer increases। देखो अब ये complementary goods के हिसाब, complementary goods are those goods which are used for each other, मतलब वो एक दूसरे के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। एट अ प्लेस नहीं होता, वो
जब दोनों एक साथ यूज करने रहते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल या डीजल, कार एंड पेट्रोल, जैसे कंज्यूमर एक्वायर मोर पेपर, आपके बुक के आपके नोट्स के हिसाब से अगर मोर पेपर उसको चाहिए तो उसका इंक भी, जैसे अगर कोई कंज्यूमर है वो ज्यादा पेपर ही एक्वायर ले रहा है तो उसको इंक की भी उतनी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और ये अब इसी में एक और गुड्स आ जाता है दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में आते हैं व्हिच आर यूज एट द प्लेस मतलब कि उसके जगह पे, जैसे चाय नहीं है तो कॉफी, चाय का मन नहीं है तो कॉफी पी लो, कॉफी नहीं है तो चाय पी लो। हाँ, तो ये चीज होती है। पेन या पेंसिल वो चीज होती है। तो हम टी कॉफी की बात करते हैं, टी और कॉफी। तो टी कॉफी में इसमें हमारा उसमें इनवर्स, इसमें पॉजिटिव था, इसमें इनवर्स होता है। mu of the good decreases as the quantity of substitute good with the consumer increases. Tea and coffee are the substitute goods. If a consumer purchases more coffee, the mu of tea decreases. अगर हम टी को ज्यादा परचेज करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉफी, जो कॉफी की मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। आपको ये लॉ ऑफ डिमांड में समझ में आएगा, उसमें हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, या आगे इसमें अगर पॉइंट आता है तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। देन द परचेज टी कंज्यूम्ड, तो वही चीज है, अगर टी को हम ज्यादा खरीदते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉफी की कम हो जाएगी। सो गाइस, अब अगले वीडियोस में हम इसके फर्दर पॉइंट को देखेंगे। और जिसने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। देयर आर द 2 डिफरेंट ग्रुप्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, दे आर बोथ सेपरेट फ्रॉम द ग्रुप एंड you get your particular notes. So guys, thank you for